दोस्तों नमस्कार। एक और हिस्से में हम आपके साथ लेकर के उपस्थित हैं बाकी के सवाल। सवाल नंबर 15 है, अरस्तु के अनुसार काव्य आनंद के संबंध में असंगत विकल्प का आपको चयन करना है। आपके पास ऑप्शन 4 हैं। पहला ऑप्शन है ये आध्यात्मिक आनंद है, दूसरा ऑप्शन है ये प्रत्यक्ष इंद्रिय आनंद नहीं है, तीसरा ऑप्शन है वह बौद्धिक आनंद नहीं है, और चौथा ऑप्शन है वह प्रत्यभिज्ञान का आनंद है किंतु प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञान न होकर के कल्पनात्मक प्रत्यभिज्ञान का है। तो इसमें से सही ऑप्शन जो आता है वो ये है कि वह आध्यात्मिक आनंद है, ये नहीं है। बाकी सब चीज़ें इस अरस्तु के अनुसार जो है काव्यानंद में होती हैं। नेक्स्ट सवाल है कि उपेंद्रनाथ अस्क की एकांकी इनमें से आपको बतानी है कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शन है, स्त्री का हृदय, दूसरा है देवताओं की छाया में, तीसरा चोर के घर छिछोर, चौथा ऑप्शन है अपनी टेक निबाही। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा बी, यानी कि देवताओं की छाया में, ये सही उत्तर है। अगला सवाल जो आता है सवाल नंबर 17, उसका है कि निम्न में से कौन सा आलोचक अमेरिकी नई समीक्षा से संबंधित है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है क्लिंथ ब्रुक्स, दूसरा ऑप्शन है एजरा पाउंड, तीसरा ऑप्शन है वाल्टर बेंजामिन और चौथा ऑप्शन है लेनिन। और इसमें से सही उत्तर है क्लिंथ ब्रुक्स। क्लिंथ ब्रुक्स जो है वो अमेरिकी आलोचक हैं, या कौन नई समीक्षा के आलोचक हैं अमेरिकी। तो ये सही उत्तर हो गया। अगला सवाल आ जाता है, एक पंक्ति आपके सामने है और पंक्ति है समय गवाह है बेचैनी आगे की राह है। ये किस कवि की पंक्ति है? समय गवाह है बेचैनी आगे की राह है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है विजय देवनारायण शाही, दूसरा ऑप्शन है चंद्रकांत देवताले, तीसरा ऑप्शन है राजकमल चौधरी, चौथा ऑप्शन है मुक्तिबोध। और इसका सही उत्तर है राजकमल चौधरी। ये इसका सही उत्तर है, राजकमल चौधरी की ये पंक्ति है। अगला एक और सवाल आ जाता है नई समीक्षा से संबंधित। नई समीक्षा शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? सवाल है नई समीक्षा का पहला प्रयोग इस शब्द का किसने किया था? आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर मोल्टन, दूसरा ऑप्शन है स्टोक जेम्स, तीसरा ऑप्शन है जोएल स्पिनगोर्ग और चौथा ऑप्शन है थॉमस हॉब्स। और इसका सही उत्तर आ जाएगा जोएल स्पिनगोर्ग। ये इसका सही उत्तर है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कोलरिज के कल्पना सिद्धांत के ऊपर है कि सवाल है कोलरिज के कल्पना सिद्धांत को विश्लेषित करने वाली प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो इसमें 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है द ग्रेट क्रिटिसिक्स, और दूसरा ऑप्शन है लिरिकल बैलेड्स, तीसरा ऑप्शन है बायोग्राफिया लिटरेरिया, चौथा ऑप्शन है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म। और आप सबको पता है बायोग्राफिया लिटरेरिया कोलरिज की रचना है। 1817 में ये रचना आई थी, ये आप सब जानते हैं। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है राजा लक्ष्मण सिंह ने आगरा से प्रजा हितैषी पत्र किस वर्ष निकाला था? आपको बताना है वो वर्ष का नाम कि किस वर्ष में प्रजा हितैषी पत्र राजा लक्ष्मण सिंह ने निकाला था आगरा से। तो इसका सही उत्तर है 1860। 1860 इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आ जाता है स्थापना और तर्क का। ध्यान से देखिएगा। स्थापना है, कथन है कि रीतिकाल में काव्यांग निरूपण रचना का निमित्त मात्र है। दोबारा बोल रहा हूँ, रीतिकाल में काव्यांग निरूपण रचना का निमित्त मात्र है। ये कथन बिल्कुल सही है। और तर्क इसके पीछे तर्क दिया गया है कि विकसित गद्य का अभाव विकसित काव्यांग निरूपण न हो पाने का कारण था। विकसित गद्य का अभाव, गद्य क्यों नहीं आया, उसका क्यों था कारण? काव्यांग निरूपण नहीं था, इसलिए गद्य नहीं आ पाया। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो उसमें से दोनों कथन जो हैं सही हैं। अगला सवाल आ जाता है, बहुत फेमस पंक्ति है, उसको देख लीजिए। फेमस पंक्ति है लोगिन कवित कीनो खेल करी जानो है। ये रीतिकाल से संबंधित पंक्ति है। लोगिन कवित कीनो खेल करी जानो है। आपके पास ऑप्शन है इसके लिए बोधा, ठाकुर, घनानंद और गंग कवि। और सबको पता है ये पंक्ति जो है ठाकुर की पंक्ति है। तो ये सवाल है। अगला सवाल आ जाता है सवाल नंबर 24। ये भी स्थापना और तर्क का सवाल है। चलिए उस तक पहुंचते हैं। स्थापना है यानी कि कथन है बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने काव्यांग निरूपण नहीं किया, ये भी सही बात है। तो ये कथन पूरा का पूरा सही है। बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं, इन्होंने काव्यांग निरूपण नहीं किया, ये सही बात है। अगला कथन देख लेते हैं कि बिहारी की रचनाओं में काव्य रीति रची बसी है। बिल्कुल सही है। बिहारी की रचना जो बिहारी सतसई, उसमें आप देखेंगे काव्य रीति है, लेकिन उन्होंने काव्यांग निरूपण नहीं किया था। दोनों बात सही है। तो कथन आपके दोनों सही हैं। फिर एक स्थापना तर्क का सवाल आ जाता है और सवाल ये है तुलसी के राम ब्रह्म भी हैं और मानव भी। तुलसी के राम ब्रह्म भी हैं
और मानवी। दूसरा कथन है तुलसी के राम उनके व्यक्तिगत संघर्ष की उपज हैं। तुलसी के राम जो है तुलसी के व्यक्तिगत संघर्ष की उपज हैं, तो ये तो गलत हो गया। तुलसी के राम उनके व्यक्तिगत संघर्ष की उपज नहीं है, ये कथन गलत है। पहला वाला कथन जो था तुलसी के राम ब्रह्म भी हैं और मानव भी, ये सही है। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, और इसका ऑप्शन ए जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, वो सही हो जाएगा। पहला सही दूसरा गलत, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 26 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 26 है शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्य च तद्विधा। ये जो पंक्ति है, ये परिभाषा जो है वो किसकी है, और आप सब इससे परिचित हैं, ये भामा की है। ये किसकी है? भामा की। चार ऑप्शंस आपके पास थे, मम्मट, विश्वनाथ, भामा और जगन्नाथ। इजीली आप उसका चुनाव कर सकते हैं, ये भामा की पंक्ति है। सवाल नंबर 27 24, एक 4 विकल्प आपके पास है, उसमें से बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है, गलत कौन सा है। ठीक है, संगत असंगत की यहाँ तक बातें होती हैं, असंगत विकल्प आपको छांटना है। 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प ये है कि मुख्यार्थ बाधा के बिना लक्षणा का प्रवेश वर्जित है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है व्यंजना मुख्यार्थ बाधा के बिना भी प्रतीयमान अर्थ का बोध करा देती है, ये भी बात सही है। तीसरा जो है वो है व्यंग्यार्थ की प्रतीति अभिधार्थ या लक्ष्यार्थ के पूर्व हो जाती है, अभिधार्थ या लक्ष्यार्थ के पहले हो जाती है व्यंग्यार्थ की प्रतीति, ऐसा नहीं होता, ये बात गलत है, ये असंगत हो गई है। ठीक है, अगला है लक्षणा में जो प्रयोजन का बोध होता है वह भी व्यंजना के द्वारा ही होता है, ये बात भी सही है। तो 4 विकल्प थे, 4 में से 3 ठीक हैं, 1 गलत है। व्यंग्यार्थ की प्रतीति अभिधार्थ या लक्ष्यार्थ के पूर्व हो जाती है, ये गलत है। नेक्स्ट है एक पंक्ति है और उसमें आपको बताना है अलंकार कौन सा है। ठीक है, पंक्ति है साधु चरित शुभ सरिस कपासु, साधु चरित शुभ सरिस कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। इसमें आपको बताना है अलंकार कौन सा है। ऑप्शंस हैं शब्दश्लेष, अर्थश्लेष, समासोक्ति और प्रतिवस्तुपमा। ये 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से दोबारा बोल देता हूँ, साधु चरित शुभ सरिस कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। यहाँ आपको अलंकार बताना है। विकल्प आपके पास फिर बता देता हूँ, शब्दश्लेष, अर्थश्लेष, समासोक्ति और प्रतिवस्तुपमा। और इसका सही उत्तर है अर्थश्लेष, इसका सही उत्तर है अर्थश्लेष, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। अगला फिर एक और पंक्ति है, उसमें आपको अलंकार बताना है। वो पंक्ति है कि विस्मय यह गोदावरी, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत, केशव जीवन हार की अशेष दुख हरि लेत। दोबारा पंक्ति बोल रहा हूँ, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत, केशव जीवन हार की अशेष दुख हरि लेत। इसमें आपको अलंकार बताना है, इस पद में कौन सा है। 4 ऑप्शन है, विभावना, अतिशोक्ति, विरोधाभास और विशेषोक्ति। ऊपर नीचे आपको दोनों पंक्तियां देखने से साफ पता चलता है कि दोनों में विरोधाभास है, तो विरोधाभास अलंकार इसमें साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आगे कथन है, वो बताना है वो कथन किसका है। भाषा अनिवार्य रूप से रूपात्मकता होती है, भाषा अनिवार्य रूप से रूपात्मक होती है, ये आपको बताना है। फिर देखिए ध्यान से सुनिए, भाषा अनिवार्य रूप से रूपकात्मक होती है, ये कथन किसका है। आपके पास ऑप्शंस हैं 4, कीट्स, ड्रायडन, शैली, टिंडेल। जॉन कीट्स का नहीं है, ड्रायडन का नहीं है, पीवी शैली का ये कथन है, तो शैली उत्तर इसका सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल जो है एक निबंध है, आपको बताना है वो निबंध किसका है। निबंध का नाम है कजरीवन के राजहंस। कजरीवन के राजहंस निबंध जो है उसके रचयिता कौन है। आपके पास विकल्प हैं विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, शांतिप्रिय द्विवेदी और रामवृक्ष बेनीपुरी। और सही उत्तर है कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय का निबंध है कजरीवन के राजहंस। ठीक है, तो ये माना गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32 बहुत आसान है। सवाल नंबर 32 है आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है मोहन राकेश का, उसका रचनाकाल पूछा गया है। उसका रचनाकाल क्या है। ऑप्शन है 1956, 1957, 1958, 1959 और इसका सही उत्तर है 1958। मोहन राकेश का यह नाटक 1958 में आता है, तो ये इसका सही उत्तर है। अगली भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं, 4 रचनाएं दी गई हैं, आपको बताना है कि इसका सही अनुक्रम कौन सा है। ठीक है, तो फिर मैं बोल रहा हूँ, भवानी प्रसाद मिश्र की 4 रचनाएं हैं। पहली रचना चकित है दुख, दूसरी है बुनी हुई रस्सी, तीसरी है अंधेरी कविताएं, चौथी है अनाम तुम आते हो।
ठीक है, इसका आपको कालक्रम लगाना है तो साफ आपको दिखाई दे रहेगा। चकित है दुख सबसे पहले रचना आती है, उसके बाद आ जाती है अंधेरी कविताएं, तीसरी आती है फिर बुनी हुई रस्सी, और चौथी है अनाम तुम आते हो। तो ऑप्शंस बी जो है ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है युयुत्सुवादी कविता के प्रवर्तक कौन है। युयुत्सुवादी कविता जो है उसके प्रवर्तक आपको बताने हैं। 4 ऑप्शंस हैं, केसरी कुमार, सलभ श्रीराम, नरेश कुमार, जगदीश गुप्त, और सही उत्तर है सलभ श्रीराम। सलभ श्रीराम जो है वो युयुत्सुवादी कविता के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 35, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा था। ऑप्शन हैं डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन रामविलास शर्मा, और चौथा ऑप्शन डॉक्टर नामवर सिंह। और इसका सही उत्तर आ जाता है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है, उन्होंने कहा था कि कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है पद्मावत के संबंध में। पद्मावत के संबंध में आपको असंगत कथन बताना है। असंगत कथन चुनिए। ये 4 कथन आपके सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला कथन है पद्मावत अवधि में रचित काव्य है, ये तो सही बात है। दूसरा ऑप्शन है पद्मावत में हठ योग है, कुंडलिनी योग है, रसायन साधना है, इसका पर्याप्त प्रभाव है पद्मावत पर, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग भी बहुतायत मात्रा में है। तत्सम शब्दों का प्रयोग पद्मावत में नहीं है, तो ये असंगत कथन इसका हो जाएगा। चौथा ऑप्शन वो भी देख लेते हैं। जायसी का प्रिय अलंकार हेतु प्रेक्ष्य है, ये बिल्कुल सही है। जायसी को हेतु प्रेक्ष्य अलंकार जो है बहुत प्रिय था। ठीक है, 37वां सवाल देखते हैं। वो कबीर की भाषा के संबंध में है। कबीर की भाषा में असंगत कथन आपको बताना है। कबीर की भाषा अक्सर किसी न किसी पेपर में पूछी ली जाती है, तो ये कबीर की भाषा के बारे में सवाल है। कबीर की साखियों में पश्चिमी प्रयोग अधिक है, जिसे स्थानीय प्रभाव जानना चाहिए। सही बात है, पश्चिमी प्रयोग बहुत ज़्यादा है। और दूसरा कथन है रामायणी और शब्द में पूर्वी प्रयोग अधिक मिलता है। पूर्वी हिंदी के जो शब्द हैं इसमें ज़्यादा मिलेंगे, ये भी सही है। तीसरा जो है कि अंत्य साधना और वैष्णव प्रपत्तिवाद की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग कबीर के काव्य में खूब मिलता है, ये बात नहीं है। कबीर की भाषा जो है वो देसी भाषा है, खिचड़ी भाषा है, पंचमेल भाषा है, सधुकड़ी भाषा है। वैष्णव प्रपत्तिवाद की भाषा वो बिल्कुल भी नहीं है। अंत्य साधनात्मक की भाषा को बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात जो है वो कबीर की भाषा के बारे में सही नहीं है, तो ये असंगत कथन हो जाएगा। चौथा ऑप्शन था कबीर के पदों में अवतारवाद में आस्था के बीज दिखाई देते हैं, ये बात सही है। चलिए सवाल नंबर 38, रुद्र संप्रदाय के संबंध में कौन सा विचार असंगत है। रुद्र संप्रदाय के आपको पता है प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे, ये सबको पता है, और ये पुष्टि मार्ग के बाद आया था। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह संप्रदाय वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के रूप में हिंदी में जीवित है, बिल्कुल सही है। तीसरा, चैतन्य महाप्रभु इसी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, नहीं, ये चीज़ गलत है। चैतन्य महाप्रभु जो है रुद्र संप्रदाय में दीक्षित नहीं हुए थे, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। सूरदास और एवं अष्टछाप के कवियों पर इसी संप्रदाय का प्रभाव है, बिल्कुल इसी प्रभाव का, इसी प्रभाव से थे सारे के सारे। चलिए नेक्स्ट सवाल के देखते हैं, वो भी भक्ति काल से संबंधित सवाल है कि भक्ति विषयक रति एवं अनन्यता, भगवत विषयक रति एवं अन्यता किस प्रकार की भक्ति का प्रमुख लक्षण है। दोबारा सवाल सुनिए कि भगवत विषयक रति एवं अन्यता किस प्रकार की भक्ति का प्रमुख लक्षण है। और ऑप्शन है सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, कृष्ण भक्ति। तो ऑप्शन डी जो है वह सगुण और निर्गुण दोनों, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सगुण और निर्गुण दोनों हैं। ठीक है, ये सवाल नंबर 39। अब चलते सवाल नंबर 40 की तरफ। सवाल नंबर 40 है आदिकाल की काव्य रचनाओं के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन असंगत है। देखिए असंगत सवाल बहुत आ रहे हैं, तो चीज़ों पर पकड़ बनानी शुरू कर दीजिए। आदिकाल की रचनाएं हैं, उसके बारे में असंगत विकल्प का आपको चुनाव करना है। फर्स्ट है हेमचंद्र ने प्राकृत पेंगलम में अपभ्रंश के दोहे लिखे हैं, यानी कि अपभ्रंश के दोहे हैं उसमें, बिल्कुल सही है। दोहा, पदड़िया, गे पद अपभ्रंश काल के प्रमुख छंद है, ये भी सही बात है। तीसरी जो बात है प्रबंध चिंतामणि में जैनेतर रचनाएं भी संकलित हैं, ये भी सही है। चौथा, पौम चरयू कड़वक बद्ध शैली में नहीं लिखा है,
ये बात गलत है। पवनचर्यू जो है कड़वकबद्ध शैली में लिखा है, जिसमें आपको पता ना धत्ता दिया जाता है, याद होगा। तो पवनचर्यू जो है कड़वकबद्ध शैली में लिखा गया है, ये गलत कथन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आ जाता है 41। भट्टनायक की रस संबंधी विवेचना किस दर्शन से प्रभावित है? भट्टनायक का दर्शन कौन सा था? भट्टनायक का दर्शन कौन सा था आपको बताना है। 4 विकल्प आपके पास हैं। न्याय, दूसरा विकल्प है वैशेषिक, तीसरा है सांख्य, चौथा है चार्वाक। तो सही ऑप्शन आ जाएगा सांख्य दर्शन से प्रभावित है भट्टनायक की रचना। अगला सवाल आ जाता है कि हिंदी साहित्य में सबसे पहले सर्वप्रथम व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले लेखक कौन हैं? ऑप्शन 4 हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास, श्रीलाल शुक्ल और धीरेन्द्र वर्मा। और सही उत्तर आ जाएगा इसका डॉक्टर रामविलास शर्मा, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है। 43। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर खेर, पुरुषोत्तम दास टंडन और श्यामलाल चतुर्वेदी। और सही उत्तर आ जाएगा बीजी खेर, जिसको आप जानते हैं बाल गंगाधर खेर जो है इसके राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण। नवलेखन पुरस्कार से पुरस्कृत काव्यकृति प्रेम गिलहरी दिल अखरोट, प्रेम गिलहरी दिल अखरोट, ये रचना जो है वो किसकी है? ऑप्शंस आपके सामने 4 हैं। अनामिका, सुजाता, तीसरा बाबूसा कोहली, चौथा उपासना झा। और सही उत्तर है बाबूसा कोहली। बाबूसा कोहली की रचना है प्रेम गिलहरी दिल अखरोट। ठीक है। 45वां सवाल फिर देख लेते हैं। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। सवाल क्या है? चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, ये कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर बच्चन सिंह। इनमें से आपको छांटना है। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है और इसको कहा था डॉक्टर नामवर सिंह ने। तो नामवर सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपको बताना है एक जीवनी जिसका नाम है शिखर से सागर तक। शिखर से सागर तक ये जीवनी किस व्यक्तित्व पर आधारित है? यानी कि शिखर से सागर तक जीवनी किस व्यक्तित्व पर लिखी गई थी? और आप सबको पता है शिखर से सागर तक जो जीवनी है वो किसकी है? अज्ञे की जीवनी है। अज्ञे के जीवन पर वो लिखी गई है। ठीक है। तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 47 इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बेनी माधव कृत कवि दर्शन, ये किस विधा में लिखी गई कृति है? बेनी माधव ने कवि दर्शन जो लिखा था वो किस विधा में लिखा था? ऑप्शन से यात्रावृत्त, बी संस्मरण, सी रेखाचित्र, चौथा साक्षात्कार। और आपको पता है कवि दर्शन जो है वो एक साक्षात्कार है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन है, वो बताना है तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत या प्रारंभ किस आलोचनात्मक कृति से माना जाता है? और तुलनात्मक आलोचना जब शुरू हुई थी तो वहाँ कौन सी रचना से इसका प्रारंभ माना जा सकता है? ठीक है। ऑप्शन है हिंदी नवरत्न, नहीं है, बिहारी देव और बिहारी और शेख सादी। तो सबसे पहले आप इससे मान सकते हैं बिहारी और शेख सादी, इससे आपकी शुरुआत मानी जाती है तुलनात्मक आलोचना की। बहुत बढ़िया रचना एक और कमलेश्वर की कितने पाकिस्तान, जो पूछा गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार उसको किस वर्ष मिला था। कितने पाकिस्तान जो रचना है उसको साहित्य पुरस्कार अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो 2003 में मिला था। आप सबको पता है। ऑप्शन थे 2001, 2002, 2003, 2005। तो 2003 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सवाल नंबर 50 देख लेते हैं। किस उपन्यास में कबीलाई जीवन जीने वाले नटों का चित्रण है? कबीलाई जीवन जीने वाले नटों का चित्रण किस उपन्यास में है? ऑप्शंस हैं बूंद और समुद्र, सागर लहरें और मनुष्य, सैलूस और सावधान नीचे आग है। 4 ऑप्शंस आपके सामने थे और इसका सही उत्तर आ जाएगा सैलूस। सैलूस जो उपन्यास है उसमें कबीलाई जीवन जीने वाले नटों का जीवन चित्रण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन प्रश्नों के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली कड़ी में हम आपके साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।